बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर है और दिन है मंगल का। आज का दिन खासा अहम है क्योंकि आज इमरान खान साहब का फैमिली से मुलाकात का दिन है। उस पर भी बात करेंगे और क्या क्या इमरान खान का सख्त कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है जो 27वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें आई हैं, या कोई इमरान खान साहब की तरफ से बड़ा ऐलान भी आ सकता है, उस पर बात करेंगे। एक मामला जिस पे मैंने कुछ ट्वीट्स किए और कुछ लोगों ने गिने चुने उन्होंने एतराज़ भी किया, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने भी रख देता हूँ। अगर आप में से कोई इससे इख्तलाफ करता है तो वो ज़रूर मुझे गाइड कर सकता है, लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख देता हूँ। और वो मामला है इरफान सिद्दीकी साहब का। इरफान सिद्दीकी साहब जिनकी डेथ हुई है और उनकी डेथ के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। रिपोर्टर्स ने पहले से रिपोर्ट कर दिया था कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी डेथ को अनाउंस होने से रोका गया। और रोका इसलिए गया, ये रिपोर्टर्स दावा कर रहे हैं, रोका इसलिए गया कि अगर उनकी डेथ की खबर आ जाती तो 27वीं आईनी तरमीम कल पेश नहीं हो सकती थी। कल इजलास एडजर्न हो जाता आज के दिन के लिए, या कल के लिए, ज़्यादा तो यही है कि आज के दिन के लिए हो जाता, यानी मंगल के दिन के लिए। और उसके लिए रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब की जो डेथ है उसको अनाउंस होने से रोका गया और कहा गया कि जब 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हो जाएगी तो तब आपने इस डेथ को अनाउंस करना है। और ज़ाहिर है इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी डेथ की कंफर्म खबर जो है वो चल गई थी, लेकिन फिर उसको रोका गया। तो आप मतलब इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी उम्र शरीफ ख़ानदान और नून लीग को दे दी और उनके हर स्याह सफ़ेद में या उनके हर बुरे काम में उनका साथ दिया, तो उनकी डेथ को इस तरह से अनाउंस होने से रोकने पे बहुत ही ज़्यादा लोगों का रिएक्शन है। लेकिन मैं अपनी आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं, मैंने जब उन पे तनकीद की इरफान सिद्दीकी साहब पे, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी अब उनकी डेथ हो चुकी है, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि अगर कोई आम पाकिस्तानी शहरी, कोई आम मुसलमान या आम इंसान वो अगर दुनिया से चला जाता है तो उसकी अगर कोई नेगेटिव चीज़ थी भी तो हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए और उसकी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि वो एक आम शहरी था, आम पाकिस्तानी था, आम इंसान था, आम मुसलमान था। उसने अगर कोई उसके अंदर गलत उसका अमल था भी तो उसके इफेक्टिव, उसके मुतासिरीन 40 होंगे, 50 होंगे, ठीक है, इस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे जैसा कोई यूट्यूबर हो, कोई रिपोर्टर हो जिसका इम्पैक्ट यह है कि उसको 30, 40, 50 हज़ार लोग सुनते हैं, कोई ऐसा सहाफ़ी जिसको लाखों लोग सुनते हैं, जिसकी खबरें लाखों लोग पढ़ते हैं, कोई जज है, कोई जर्नैल है, कोई सियासतदान है, कोई हुक्मरान है, कोई ब्यूरोक्रेट है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास ताकत है, और वो उस इख्तियार या ताकत को अगर गलत इस्तेमाल करता है तो उससे मुल्क इफेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है कि उसके मरने के बाद अगर उसकी गलतकारियां थी तो उसको नहीं बख्शना चाहिए, उसकी गलतकारियों को डिस्कस करना चाहिए और यह बात कहनी चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी में घटिया किरदार अदा किया। हाँ, जब एक बार आप ये एस्टेब्लिश कर दें कि उसने अपनी जिंदगी में घटिया किरदार और गलत किरदार अदा किया, उसके बाद बिल्कुल उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला उसके ये गुनाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। लेकिन जिंदों को ये पैगाम जाना चाहिए कि अगर आप मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर आप जबर और बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत को सपोर्ट करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आपके मरने के बाद भी आपका कंडक्ट डिस्कस होगा और आपके मरने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। जहां तक बात है इरफान सिद्दीकी साहब की, मैं सिर्फ एक ट्वीट उनका आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, मैंने बहुत से मैंने ट्वीट्स देखे, मैंने तो एक ही बात की कि जिस किसी ने भी साढ़े 26 नवंबर को डिफेंड किया और उसकी जस्टिफिकेशन दी या कहा कि गोली नहीं चली और ये झूठ है, या जिसने भी सानिया मुरीद के को डिफेंड किया, उसके लिए मेरे दिल में तो कोई हमदर्दी नहीं है। ये सच्ची बात है, मैं आपको, अल्लाह गवाह है, आपको सच बता रहा हूं। हर वो शख्स जिसने 26 नवंबर को डिफेंड किया है, जो सानिया मुरीद के को जिसने डिफेंड किया है, मेरे दिल में, मैं झूठ बोल सकता हूं आपके सामने कि ओह मुझे बड़ा दुख है, ओह मुझे बड़ी उसकी तकलीफ है। मेरे दिल में उस शख्स के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ना उस बंदे के बारे में मैं तकलीफ महसूस करता हूं जो इंसानों की अच्छा, इस बात पे आप कह रहे हैं कुछ लोग कि जनाब क्योंकि वो दुनिया से चले गए हैं तो अब आप उन पे बात ना करें। अच्छा, तो वो जो 26 नवंबर को दुनिया से चले गए थे दर्जनों लोग, वो जो मुरीद के में इतनी बड़ी तादाद शहीद कर दी गई, तो भाई उनकी शहादत को डिफेंड कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब, तो उस वक्त उनको एहसास नहीं था। तो ये जिंदों को ये पैगाम जाना चाहिए
हर बंदे को, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा, मुल्क को कमजोर करूंगा, मैं जबर बर्बरियत फस्तायत को सपोर्ट करूंगा, तो मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में कहेंगे कि ये एक घटिया इंसान था जिसने मुल्क को कमजोर किया, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसने इंसानी हकूक की पामाली पे जश्न मनाया। लोग मेरे बारे में ये राय कायम करेंगे और लोगों को लोग हक बजाने पे, जिसके पास भी इख्तियार है या जो इन्फ्लुएंस कर सकता है पाकिस्तान के लोगों के ओपिनियन को, वो अगर गलत कर रहा है तो उसके मरने के बाद भी उसके उस कंडक्ट पे बात होनी चाहिए ताकि जिंदों को ये पैगाम जाए। मैं सिर्फ एक ट्वीट उनका आपके सामने रखना चाहता हूं। ये उन्होंने 29 नवंबर 2024 को किया था, 26 नवंबर के साने के बाद। उन्होंने कहा था कि फाइनल कॉल की शर्मनाक पसपाई के बाद अपने फस्ताई हरबों पर गौर करने के बजाय उमर अयूब ने अफवाज पाकिस्तान में तफरका डालने और बगावत पर उकसाने की नहायत मज़मूम कोशिश की है। सियासत के लबादे में रियासत पर हमला करने वाले लश्करों की मज़ाहमत के लिए आइन और कानून, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को वाज़े किरदार देते हैं, लेकिन पीटीआई की हालिया यलगार के दौरान फौज समेत ना किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने गोली चलाई, ना किसी को गोली चलाने का हुक्म दिया गया। खुले झूठ और फर्जी लाशों की ख्याली कहानियों के बाद फौज पर इल्जाम तराशी काबिल मुजम्मत है। बहरहाल तय करना पड़ेगा कि क्या पीटीआई वाकई सियासी जमात है। अच्छा, एक चीज और, मैं एक ट्वीट और सॉरी मैं पढ़ना चाहता हूं, ये उन लोगों के लिए जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको इस तरह से नहीं वो करना चाहिए। अमीर अब्बास साहब ने ना एक ट्वीट किया। अमीर अब्बास साहब कहते हैं, मैं अमीर अब्बास साहब का एक ट्वीट है वो भी आपके सामने रख देता हूं कि अमीर अब्बास साहब जो बता रहे हैं कि ये जो जब ये कानून भी लाए थे ना, ये अपना क्या नाम है इनका, इरफान सिद्दीकी साहब, कि पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता और अगर कोई एहतजाज करेगा तो वो जो जबर बर्बरियत फस्तायत और जजीदियत है उसको वो कानून प्रोटेक्शन देगा। तो ये कानून भी लाए थे इन्होंने। अमीर अब्बास साहब ने एक ट्वीट किया, वो ये कहते हैं कि अमीर अब्बास साहब ये असल में ट्वीट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वो ट्वीट अब मुझे इनकी टाइमलाइन पे नज़र बहरहाल नहीं आ रहा, ये भी हाँ आ गया। वो कहते हैं कि अफसोस के बुढ़ापे में, इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में वो कहते हैं कि अफसोस के बुढ़ापे में वो आमराना जमहूरियत के सबसे बड़े अलंबरदार रहे, हाइब्रिड निज़ाम की हर फस्ताई हरकत के सबसे बड़े वकील रहे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मैं गिलगित में था और वहां से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोग्राम किया और मजम्मत की, मगर पीका कानून की मंजूरी के बाद जब हम कुछ सहाफ़ी सेनेट की कायमा कमेटी में गए तो इरफान सिद्दीकी एक तरह से डंडा उठाकर पीका कानून की मंजूरी करवाना चाहते थे। मुझे हैरत हुई कि मैंने जिस शख्स के कालम सुनकर, जिस आदमी के कालम सन 2000 में पढ़ना शुरू किए और जिसकी फिक्र को मशले राह समझा, उसका बुढ़ापा आमरीत का इतना दिलदादा क्यों हो गया। एक बार सेनेट में इरफान साहब के कमरे में हम कुछ दोस्त चाय पी रहे थे और उनसे काफ़ी बहस हुई कि ये जो कुछ हो रहा है क्या आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर मरहूम इस बदतरीन निज़ाम की वकालत करते रहे। पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे रुकवाने के लिए उन्होंने रियासत को खुश करने के लिए पार्लियामेंट से गैर जमहूरी कानून साजी तक करवा दी थी। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह इंसान का खात्मा बिलखैर और हक पर करे। अफसोस के सेनेट की बेमानी नशिस्त और इक़्तिदार के ईवानों ने इरफान सिद्दीकी जैसे शख्स को भी दुनिया का रसिया बना दिया। ये अमीर अब्बास साहब का ट्वीट था। अच्छा, खैर जी, बात करते हैं इमरान खान साहब। आज मंगल इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात का दिन है। आप भी देख रहे हैं कि क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में भी पेश की जानी है, उधर से पास होनी, तो क्या आज इमरान खान साहब से उनकी किसी बहन की मुलाकात कराई जाती है? नहीं कराई जाती। अलीमा खानम साहिबा, नूरी नियाज साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा वो जाएंगी और अगर इन तीनों बहनों में से किसी की मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान जो हैं वो कोई सख्त रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं 27वीं आईनी तरमीम पे, कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, वो कोई कॉल भी दे सकते हैं। गो के कॉल के हवाले से उन्होंने इख्तियारात महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अपना इख्तियार सरेंडर कर दिया। अगर इमरान खान समझते हैं कि उनको कॉल देनी चाहिए तो वो आज कॉल दे भी सकते हैं, लेकिन बात वही है कि क्या उनकी बहनों में से किसी बहन की मुलाकात इमरान खान से कराई भी जाती है, नहीं कराई जाती। तो आज का दिन इस हवाले से खासा अहम है। कल केपी में जिरगा भी है और वो भी कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में इमरान खान से ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर में अगर इमरान खान ये समझते हैं कि कॉल देनी चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के दिन के अलावा वो किसी और दिन का इंतखाब करेंगे कि वो ये कॉल दे दें। उसकी वजह यह कि 11 नवंबर तो आ गई है और अब इमरान खान साहब से अगली जो मुलाकात है वो 17-18 नवंबर को नहीं है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो आज कॉल दे सकते हैं
اگر ان کی بہن سے ملاقات ہوئی، اور اگر وہ کال نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمود ثنا چکزئی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ ہمیں ابھی کال نہیں دینی چاہیے، ہمیں ابھی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک ایسے موقع پہ کال دینی چاہیے جب ہماری کامیابی یقینی ہو، اور جب جو ہے وہ نقصان کے چانسز کم سے کم ہوں، ناکامی کے چانسز کم سے کم ہوں۔ محمود ثنا چکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جسے کہتے ہیں کہ اس نظام کا جاکھا کھلا ہوا ہے، کہ یہ جس طرح سے انہوں نے 26 نومبر ہوا، جس طرح سے مرید کے ہوا، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال فیصلہ عمران خان اگر کرتے ہیں تو اس کو ظاہر ہے پی ٹی آئی آن کرے گی، تحریک تحفظ یعنی پاکستان اس میں شامل ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال جی آج کے دن، اور آج اگر عمران خان کال نہیں دیتے تو اس کا واضح مطلب ہے یہ ہے کہ نومبر میں پھر کال نہیں آنی، پھر وہی جو پلان ہے محمود ثنا چکزئی صاحب کا، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا، کہ ہم اس پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں مومنٹم بڑھائیں گے اور ججز کو شامل کریں گے اور لوگوں کو شامل کریں گے، اور پھر ہم ایک ایسے وقت کے اوپر کال دیں گے جب جو ہے وہ ناکامی کے چانسز کم ہوں گے اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ گولی چلانے کا معاملہ جو ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو باقی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو زرداری کو تاحیات استثناء دیا ہے ہم نے، تو یہ ہم مجبور ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے کیونکہ قومی مفاد میں کچھ اور ترمیم کرنی تھی اور اس کے لیے ہمیں ووٹ چاہیے تھا۔ بھئی قومی مفاد کیا ہے؟ کیا پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ اس آئینی ترمیم میں کچھ ہے؟ پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ ہے؟ کچھ بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر مالک صاحب نے اچھی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی، انہوں نے کہا آپ نے آئینی عدالت بنا دی ہے، 92% پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں، جو عام آدمی کے کیسز پینڈنگ ہیں، 19 لاکھ کیسز عام لوگوں کے پینڈنگ ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورٹس میں تو آپ نے ججز کی کوئی تعداد نہیں بڑھائی، ادھر آپ نے کوئی ترمیم نہیں کی، ادھر کوئی آپ نے قانون سازی نہیں کی، ادھر آپ نے کچھ نہیں کیا، تو آپ آئینی عدالت کیوں بنائی؟ وجہ صاف پتہ ہے، کیونکہ آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے کہ آئین کو جو پاؤں تلے روندا گیا ہے، جو آئین کو برباد کیا گیا، جو آئین کا قتل کیا گیا، اور تحریک تحفظ بھاکستان بالکل درست کہہ رہی ہے کہ اب یہ متفقہ آئین پاکستان کا نہیں رہا، یہ ایک متنازع ایک ڈاکومنٹ ہے، اب اس کو آپ آئین کہہ بھی نہیں سکتے، یہ متنازع آئین اب متفقہ جب نہیں رہا تو پھر وہ آئین نہیں رہا، پھر وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، وہ ایک عام کاغذ ہے، وہ آئین نہیں ہے، کیونکہ آئین کو تو برباد کر دیا انہوں نے، عدلیہ آزاد نہیں رہی، عدلیہ بالکل بالکل نوکر غلام اور چپڑاسی بنا دیا گیا ان کو، ججز کو، تو یہ اب متفقہ آئین بالکل نہیں رہا۔ اور باقی آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا جو وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے قمر عثمان قاہرہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہے جو آپ نے ترمیم کی ہے، اس ترمیم سے بھٹو کی روح خوش ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ زندوں تک رہیں، ادھر نہ جائیں کہ ان کی روح خوش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو واضح انہوں نے یہ نہیں کہہ سکے کہ بھٹو کی روح جو ہے وہ خوش ہوگی۔ تو ظاہر ہے میں تو بھٹو کے بارے میں میرا یہی ہے کہ بھٹو کا صرف ایک کارنامہ تھا کہ انہوں نے متفقہ آئین دیا، اس کے علاوہ بھٹو کے بھی کوئی کارنامے اچھے نہیں تھے، اس کے بھی کرتوت کو اچھے نہیں تھے۔ تو اب جب بھٹو کا ایک وہ جو متفقہ آئین دینے والا کارنامہ تھا وہ اس کے داماد اور اس کے نواسے نے ختم کر دیا ہے، تو اب میرا خیال ہے بھٹو کی بھی غلط کاریوں کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ اس نے کس طرح سے پاکستان توڑنے میں اس کا کیا کردار تھا، اور اس نے کس طرح سے فسطائیت اس وقت قائم کی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے اس ایک کارنامے کی وجہ سے اس کے تمام کرتوت جو ہے جو اس نے کیا ملک کے ساتھ وہ سب چھپ جاتے تھے، اور اب جب وہ کارنامہ ہی نہیں رہا تو پھر میرے خیال بات ہونی چاہیے۔ اور آخر میں انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیا نے اب پورا ایک ماحول وہ بناتے بناتے اس نہج پر لے آئے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف پورا انڈین میڈیا اس وقت ماحول بنا رہا ہے، اور وہ ایک جنگی جنون ان کے سر پہ سوار ہے، وہ جو دلی میں واقع ہوا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ بھی بہرحال ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔